बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस की। कोलोइडल सॉल्यूशंस या फिर अपने कोलोइड्स या फिर सोल्स कुछ भी बोल देते हो। जनरली स्टूडेंट्स को इस पार्ट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनको पता लगता है यार कोलोइड क्या होते हैं, कहाँ काम में आते हैं। मैं आपको बताऊं, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोलोइड यूज करते हो। डेली यूज के अंदर आप जो भी चीजें यूज करते हो मोस्ट ऑफ देम कोलोइड है। मिल्क कोलोइड है, आपका शैम्पू कोलोइड है, आपका बॉडी लोशन कोलोइड है, आपकी शेविंग क्रीम कोलोइड है, फेस क्रीम कोलोइड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे दवाइयां हैं सारी, वो सब के सब क्या हैं, कोलोइड्स हैं। पेंट जो घर के अंदर होते हैं वो कोलोइड्स हैं। तो मोस्टली जो आप चीजें यूज करते हो वो मोस्टली क्या है, कोलोइड्स हैं। तो कोलोइड्स क्या होते हैं? देखिए, सॉल्यूशंस की ना तीन कैटेगरी होती है, एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, एक होते हैं कोलोइड्स और एक होते हैं सस्पेंशन। एक्चुअली ये सब पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज पर। तो अगर किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में, किसके बीच में है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स हैं, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। तो देखें, अ कोलोइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। खैर ये तो अगली अलग बात है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्टिकल साइज। 1 nm से 1000 nm के साइज के पार्टिकल्स होंगे तो आपके पास कोलोइडल सिस्टम बनता है। अब कोलोइडल सिस्टम में क्या होता है, एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस बिखरा हुआ होता है। क्या होता है? एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस बिखरा हुआ होता है। तो जो सब्सटेंस बिखरा हुआ होता है उसे तो हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। One substance is dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium। और जो very fine particles का साइज है वो होता है 1 nm to 1000 nm। तो कोलोइड और कुछ नहीं है। कोलोइड एक सॉल्यूशन बनाने की आपने कोशिश की थी, लेकिन ना तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है सॉल्यूट, ना ही वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आउट होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज ऐसा होता है। तो वो एक, मान लो आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें सॉल्यूट डाला, अब सॉल्यूट ना तो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, ना सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, वो उस सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बिखरे हुए हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। तो डेफिनेशन याद रखना, कोलोइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, जिसकी रेंज 1 nm से 1000 nm के बीच में होती है, इन अनदर सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस बिखरा हुआ होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जिसके अंदर बिखरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ये बिल्कुल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह है। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह काम करती है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो किसकी तरह काम करता है, सॉल्वेंट की तरह। तो आओ सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ध्यान दें, मान लो आपके पास 3 ग्लास हैं, ठीक है। 3 ग्लास में, एक ग्लास में आपने NaCl डाला, प्योर NaCl घोल दिया 5 मिनट के लिए। दूसरे ग्लास में आपने कॉर्नफ्लोर डाला, 5 मिनट के लिए घोला। तीसरे ग्लास में आपने मिट्टी डाली, सैंड, और 5 मिनट के लिए घोला, और तीनों को सामने रख दिया, ठीक है। अब आपने किसी एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा, भाई ये फर्स्ट वाला ग्लास था, इसमें आपने NaCl डिसॉल्व किया, उससे पूछो बताओ क्या इसमें कुछ घुला हुआ है, बताओ क्या वो देख के बता सकता है? नहीं बता सकता ना। बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होगा। नमक नहीं घोलना है, घर में जो नमक होता है ना उसमें और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्योर NaCl की। प्योर NaCl को पानी में घोलो, कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। तो कोई देखकर बता ही नहीं सकता है कि उसके अंदर NaCl घुला हुआ है। अब आप उसे बुलाओ दूसरे ग्लास की तरफ, उससे पूछो बताओ क्या इस ग्लास में कुछ घुला हुआ है, तो वो बोलेगा हाँ कुछ घुला हुआ है। आप उससे पूछो क्या घुला हुआ है, वो नहीं बता पाएगा। सेकंड ग्लास में आपने कॉर्नफ्लोर घोला था, तो उसको देखकर ये लगेगा कि कुछ ना कुछ घुला हुआ है, लेकिन क्या घुला हुआ है वो भी इस चीज को देखकर नहीं बता सकता है, पर ये बता सकता है कुछ ना कुछ घुला हुआ है। उसको दिखाओ तीसरा ग्लास जिसमें आपने सैंड घोली थी, बताओ क्या वो देख के बता सकता है? हाँ, वो बता सकता है कि इसके अंदर मिट्टी डाली हुई है आपने, वो घुली हुई भी नहीं होगी, दिख रही होगी साफ साफ। तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि आप उसे अपनी आंखों से एज वेल एज आप उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। इतना छोटा है कि आप देखकर बता ही नहीं सकते हो कि उसके अंदर कुछ घुला हुआ है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन जिनका पार्टिकल साइज 1000 nm से ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज हम ये 3 तरह के मिक्सचर्स डिफाइन करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिनका पार्टिकल साइज 1 nm से छोटा होता है, कोलोइड्स या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। फिर देखें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर हम नेचर की बात करें तो एक ट्रू सॉल्यूशन नेचर में हमेशा होमोजीनियस होता है, क्योंकि आप
उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है या नहीं, सिंगल फेज की तरह काम करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं, वो आपको देखने में होमोजीनियस लगेंगे लेकिन एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि आपने वो कॉर्नफ्लोर वाला एग्जांपल में देखा था, पानी और कॉर्नफ्लोर में आप देखकर बता सकते हो कुछ ना कुछ घुला हुआ है। तो ऐसे सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। थर्ड आ गए सस्पेंशन, तो सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस है ही, पानी के अंदर मिट्टी आपको साफ साफ दिखाई देती है। विजिबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो विजिबिलिटी की बात करें तो सस्पेंशन और कोलोइडल पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। आप कभी भी ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते हो, पार्टिकल इतना छोटा है कि किसी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। फिल्टर कोलोइडल सॉल्यूशंस को आप एनिमल मेम्ब्रेन से या फिर बहुत छोटे पोर साइज के फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। सस्पेंशन को आप एक नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कैटेगरीज होती है और हम पढ़ने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस को। तो ध्यान रखना, कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ, और हम स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। अलग अलग तरह के कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं, तो इस बार सिलेबस में थोड़ी कम चीजें हैं इसलिए हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डीपी इज डिस्पर्स्ड फेज, जो फैला हुआ है। जैसे कॉर्नफ्लोर पानी का एग्जांपल देखूं तो कॉर्नफ्लोर जो था वो डीपी है और पानी जो है वो डीएम है। तो डीपी और डीएम के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इन कोलोइड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स और एक होते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। तो आप मुझे 1 सेकंड दें, मुझे पेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेंज कर दूं मैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पास 2 तरह के कोलोइड्स होते हैं यहाँ पर, एक होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स और एक होते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। तो देखो, लायोफिलिक का क्या मतलब होता है? लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। और फिलिक तो आप जानते हो, अट्रैक्शन। तो वो कोलोइड्स जिनमें सॉल्वेंट और सोल्यूट मतलब डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है, उन्हें तो हम बोलते हैं लायोफिलिक। और जहां पर डीपी और डीएम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफोबिक कोलोइड्स। तो बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। लायोफिलिक कोलोइड्स, these are the colloidal solutions in which there is attraction between dispersed phase and dispersion medium। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, रबर हो गया, ये एग्जांपल्स आप याद रखना। कभी कभी डायरेक्टली बोलता है कि एक्सप्लेन लायोफोबिक सोल्स या लायोफिलिक सोल्स विद एग्जांपल्स। थोड़े बहुत एग्जांपल, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, प्रोटीन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनके जो सोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लायोफिलिक। लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होते हैं? जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता डीपी और डीएम के बीच में। तो मेटल हो गए, मेटल सल्फाइड्स हो गए, ये क्या होते हैं? लायोफोबिक सोल्स के एग्जाम्पल। जैसे गोल्ड का जो सोल है, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन, उसे हम पर्पल ऑफ कैसियस के नाम से भी जानते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो गोल्ड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो एक लायोफोबिक सोल होगा। वहीं पर पोटैटो को काटकर पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लो, तो आपको मिल्की सा सॉल्यूशन मिलता है, वो स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कई बार वो आपसे डिफरेंसेस पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान दें, टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए सारे अरेंज किए हैं। लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं? जहां पर डीपी और डीएम, अभी आप पूरा पूरा लिखना जब आप एग्जाम में लिखोगे कि अट्रैक्शन इन लायोफिलिक सोल्स, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली लायोफिलिक सोल्स क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल। लेकिन रीजन देखो, मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन। ये सॉल्वेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लायोफिलिक सोल में कोई डीपी पार्टिकल है, क्या है? डीपी पार्टिकल, तो इस डीपी पार्टिकल को चारों तरफ से क्या होता है? डीएम पार्टिकल्स, डीएम पार्टिकल्स क्या करते हैं? सराउंड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये इसको चारों तरफ से क्या करते हैं? सराउंड करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि व्हाई लायोफिलिक कोलोइड्स आर मोर स्टेबल। तो आप सिंपली बोलोगे
लायोफिलिक कोलोइड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ डीपी पार्टिकल्स बाय डीएम पार्टिकल्स। तो आप लिख भी सकते हो मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ डीपी यानी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स बाय डीएम पार्टिकल्स। ठीक है, ये ऑब्वियसली यहां पर ऐसा कोई एक्सटेंसिव सॉल्वेशन नहीं होता है, इसलिए लायोफोबिक कोलोइड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखो लायोफिलिक कोलोइड, क्योंकि यहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन है, सिंपली मिक्स कर दो लायोफिलिक सोल बन जाएगा। लेकिन यहां कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए आपको स्पेशल मेथड से इनको बनाना होता है। तो लायोफोबिक कोलोइड्स आर फाउंड बाय स्पेशल मेथड्स, whereas लायोफिलिक कोलोइड्स आर फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, ये देखो रिवर्सिबल। मान लो आपके पास एक लायोफिलिक सोल है, पानी और प्रोटीन का है। अब आपने उसको गर्म किया तो पानी सारा एवेपोरेट हो गया, तो डीपी और डीएम अलग हो गए। अब आप दोनों को वापस मिक्स कर दो, मतलब पानी और प्रोटीन को वापस मिक्स कर दो, तो वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इनको बनाने में कोई स्पेशल मेथड तो यूज ही नहीं किया, सिंपल डीपी और डीएम को मिक्स किया था, दोबारा कर दो। तो ऐसे सोल्स होते हैं रिवर्सिबल। एक बार आप डीपीडीएम को सेपरेट कर दो तो दोबारा मिक्स करने पर वो वापस बन जाएंगे। लेकिन ये सोल कैसा होता है? इरिवर्सिबल। क्यों? मैंने आपको भी बताया, लायोफोबिक सोल्स को आप एक स्पेशल मेथड से बनाते हो। अगर आपने डीपी और डीएम को अलग कर दिया एक बार, तो दोबारा मिक्स करने पर आपका सोल फॉर्म नहीं होगा। तो छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। यहां पर स्टेबिलिटी आती है सॉल्वेशन की वजह से, यहां कोई सॉल्वेशन नहीं होता है। तो इन चीजों का जरूर 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 ध्यान रखें। तो एक ये क्लासिफिकेशन है जो आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज के ऊपर। आपने क्या बोला? डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज बिखरी हुई रहती है, तो उसके भी पार्टिकल साइज अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग पार्टिकल साइज के बेसिस पर, है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। जो आपके पास कैटेगरी आती है वो आती है 2, वैसे 3 होती है, तीसरी भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो 2। एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। देखो नाम से लग रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब जहां पर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए। तो यहां पर क्या होता है, एक पार्टिकल जो है वो कोलोइडल रेंज में नहीं होता। कोलोइडल रेंज क्या होती है? 1 nm से 1000 nm। तो मान लो आपके पास 0.01 nm का एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल 0.01 nm का है। अब ऐसे मान लो 500 पार्टिकल जुड़ गए, तो जैसे जैसे 500 पार्टिकल जुड़े, देखो इसकी साइज पहुंच जाएगी 5 nm में पहुंच जाएगी। तो 1 nm से 1000 nm के बीच में पहुंच गई, तो अब ये क्या बना लेगा? कोलोइडल पार्टिकल बना लेगा। तो ऐसे कोलोइड्स जिनमें सिंगल पार्टिकल कोलोइडल रेंज में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल जुड़कर एक कोलोइडल पार्टिकल बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। तो देखें, ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज। द स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। एग्जांपल याद रखना, सल्फर का सोल, ठीक है, गोल्ड सोल, या फिर आपका सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग 1000 और मोर S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो एक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है, एक एसिड मॉलिक्यूल, वो कोलोइडल रेंज में नहीं होता है, लेकिन 1000 एसिड मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो वो कहां पहुंच जाता है? कोलोइडल रेंज में। और ऐसे कोलोइड को हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो का मतलब तो आप समझते हो, मैक्रो मतलब बड़ा। तो यहां पर क्या होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर में, कि जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही कोलोइडल रेंज में होते हैं, आपको सिर्फ उसे डीएम में डालना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आलू को काट के पानी में डाल दो, तो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, वो पहले से ही कोलोइडल रेंज में, तो स्टार्च पानी में जाएगा और सिंपली क्या बना लेगा? कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। तो देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशंस इन व्हिच द साइज ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स मे बी इन कोलोइडल रेंज। तो पहले से ही कोलोइडल रेंज में है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। सच सिस्टम्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। These colloids are quite stable and resemble true solutions in many respects. Example of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, enzymes. ठीक है, और जो मैन मेड है उनमें रबर हो गया, आपके पास पॉलीस्टाइरिन हो गया, ये उनके एग्जाम्पल, दोज ऑफ मैन मेड माइक्रोमोलिक्यूल्स आर दिस। तो ये एग्जाम्पल्स आपसे कभी कभी पूछ लेता है, इनके ऊपर ध्यान रखना। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
या तो आपको रखने ही पड़ेंगे, बट हाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ सकता है। जरूर ध्यान दें, मैक्रो मतलब बड़ा, तो यहां पर मॉलिक्यूल का साइज पहले से ही बड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप कोलोइड बन जाएगा, बस उनको मिक्स कर दो। तो स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है, इन सब के जो होंगे ये नेचुरली अकरिंग कोलोइड्स है मैक्रोमोलिकुलर। रबर हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये ऐसे कोलोइड्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं, मैनमेड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, 2 तरह का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस के अंदर, एक ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है टिंडल इफेक्ट। क्या आता है? टिंडल इफेक्ट। इसको मत देखो अभी आप फोकस करें। भाई आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, है ना, मूवी थिएटर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपको प्रोजेक्टर की पूरी एक बीम दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हाँ वो टिंडल इफेक्ट है। अगर एक कोलोइड के सॉल्यूशन में आप लाइट पास करो और आपको उस लाइट का पाथ दिखाई दे जाए, कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट पास करने पर अगर आपको लाइट का पाथ दिखाई दे तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पहली चीज क्या होता है टिंडल इफेक्ट? कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करने पर अगर आपको उसका पाथ दिखाई दे तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाई देता है? आप देखो, आप जब मूवी थिएटर में जाते हो तो वहां पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, वो आपको उस बीम में दिखते भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। एयर के अंदर सॉलिड डस्ट पार्टिकल बिखरे हुए हैं, ठीक है। डीपी कौन है? डस्ट पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज। तो जैसे ही लाइट उनसे टकराती है लाइट की स्कैटरिंग होती है। क्या होती है? स्कैटरिंग। तो टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से ऑब्जर्व होता है? लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग कौन करते हैं? डीपी पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लाइट पास करने पर लाइट का पाथ दिखाई दे, उस चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। 2 चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज, अगर आप ध्यान से एक और बार रिकॉल करें, भाई अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो आप थिएटर तो जा नहीं पाते, बट हाँ वो पुरानी याद अगर आप ताजा करें तो आपको दिखता बीम का कलर कैसा दिखाई देता है? हाँ ब्लू। कैसे दिखाई देता है? ब्लू। तो अगर आप उस लाइट के पाथ को 90 डिग्री एंगल से ऑब्जर्व करो, आप यूं देखते हो ना, 90 डिग्री एंगल से ऑब्जर्व करो तो आपको उसका कलर दिखाई देगा ब्लू, और वो पाथ एक कोन की फॉर्म में दिखाई देगा। याद करो, थिएटर में जो बीम जाती है वैसे एक कोन बनाती है पूरा का पूरा, उसका कलर आपको ब्लूइश दिखाई देता है। ये जो कोन बनता है उसे हम बोलते हैं टिंडल कोन, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ध्यान रखना, ब्लू सिर्फ कब दिखाई देता है? आप उसको 90 डिग्री एंगल से देख रहे हो। नॉर्मल कोलोइड्स के लिए, उसके लिए आपको एक माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है नॉर्मल कोलोइड के लिए, बट थिएटर क्योंकि बड़ा है तो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है। जैसे मिल्क का एग्जांपल लो, अगर आप मिल्क में लाइट पास करोगे, ये ट्रू सॉल्यूशन है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिल्क में पास करोगे तो ऐसा आपको कोन बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको अगर आप 90 डिग्री से ऑब्जर्व करो तो एक ब्लूइश कोन दिखता है। इसे हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। समझ में आ गया? तो पहले इंपॉर्टेंट चीज है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? फिर आपको देखनी होती है कि कब कोई सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट शो करने की 2 कंडीशन होती है। पहला, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। क्या? जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ और पार्टिकल का डायामीटर ऑफ डीपी पार्टिकल दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली क्या होने चाहिए? सेम। और दूसरा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। तो इन चीजों पे आप ध्यान दें, ये सारे पॉइंट्स देखें। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग, 2 बार ड्यू टू आ गया तो एक को हटा देना। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ सफिशिएंटली लार्ज डायमीटर टू स्कैटर लाइट, हेंस द बीम इज इनविजिबल। ट्रू सॉल्यूशन में बीम इनविजिबल होगी, लेकिन कोलोइडल में पार्टिकल्स बड़े हैं, स्कैटरिंग होगी, इसलिए आपको बीम दिखाई देती है। द पाथ ऑफ लाइट व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल 90 डिग्री पे थ्रू अ माइक्रोस्कोप अपीयर्स एज अ ब्लू कोन व्हिच इज नोन एज टिंडल कोन। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टिंडल कोन, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन the path of light is visible. This effect is called Tyndall effect, and when viewed from 90 degree angle or viewed from right angle through a microscope, this path appears as a blue cone which is known as Tyndall cone. डायग्राम बना दो तो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। पूरे मार्क्स लाने के लिए पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज टिंडल कोन, डिस्क्राइब विद द डायग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखनी है कंडीशन। तो मैंने आपको बताया 2 सिंपल सी कंडीशन है,
wavelength of incident light and diameter of dp particle should be similar and डिफरेंस बिटवीन, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डीपी और डीएम के, उतनी ही आसानी से आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये कंडीशंस नहीं पूछी गई हैं, एनसीईआरटी में दी हुई है, ध्यान रखना। सिंपली बोल देगा राइट टू कंडीशंस या राइट कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट। तो जरूर 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 याद रखना, इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे। और ये लास्ट चीज कि टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स में डीपी और डीएम में जो है ना अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दिस डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम इज अप्रिशिएबल एंड देयरफॉर द टिंडल इफेक्ट इज क्वाइट वेल डिफाइंड। किसके अंदर? लायोफोबिक कोलॉइड्स में। लेकिन लायोफिलिक कोलॉइड्स में इस दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड्स रिलेटिवली लोअर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एक्सटेंट कम होता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट का एक्सटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखें, very weak, thus in soles of silicic acid, blood serum, albumin etc. there is little or no Tyndall effect। तो silicic acid लायोफिलिक है, पोलर ग्रुप है, ब्लड आपका लायोफिलिक सोल है, इसलिए इनके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होता है, ध्यान दें। चलिए फिर चलते हैं आगे। देखो एक और आपको चीज सीखनी, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जब आपने कोलोइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा, मैं आपको बता ही दिया ये कोलोइडल पार्टिकल माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट था, उसने कि ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है रैंडम जिगजैग मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, ऐसे रैंडम जिगजैग मोशन शो कर रहे हैं। ये जो रैंडम जिगजैग मोशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो द रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। पहली चीज, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। अब आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये डीपी पार्टिकल है, अब मान लो डीपी पार्टिकल से कोई डीएम पार्टिकल आगे टकराया, तो टकराया तो इधर जाएगा, फिर उधर से एक और टकराया तो इधर जाएगा, फिर टकराया तो इधर आएगा, फिर टकराया तो उधर जाएगा। तो क्या होता है, जो आपके डीपी पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, उनके ऊपर कंटिन्यूअसली डीएम पार्टिकल्स आके कोलाइड करते रहते हैं, बॉम्बार्ड होते रहते हैं, है ना, कोलाइड कर देते हैं। इस कोलिजन की वजह से क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट होता है। आई होप आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ गए हो। रैंडम जिगजैग मोशन जो होता है उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि डीएम पार्टिकल्स, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स लगातार क्या होते हैं? डीपी पार्टिकल से कोलाइड करते रहते हैं। So Brownian movement arises because of the impact of the molecules of the dispersion medium with the colloidal particles. It has been postulated that the impact of the molecules of the dispersion medium on the colloidal particles are unequal, leading to zigzag motion। मतलब सेम फोर्स से नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है पास रैंडम जिगजैग मोशन होता है, या फिर सारी डायरेक्शन से सेम नहीं लगता है, इसलिए भी क्या होता है? रैंडम जिगजैग मोशन होता है। ध्यान दें, आप खुद समझते हो, अगर डीपी पार्टिकल छोटा है तो उस पर टकराएगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, फिर टकराएगा फिर ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन अगर डीपी पार्टिकल बड़ा है तो जब डीएम पार्टिकल टकराएगा तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो समझना, ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसीलिए सस्पेंशंस ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पार्टिकल साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ब्राउनियन मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज पर। सो हाउएवर, एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, द इफेक्ट ऑफ द इंपैक्ट एवरेजेस आउट एंड द ब्राउनियन मूवमेंट बिकम्स स्लो। Ultimately, when the dispersed particles become big enough to acquire the dimensions of suspension, no Brownian movement is observed। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है, और ब्राउनियन मूवमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, ये सीखने के बाद हमें एक और चीज सीखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। पार्टिकल इज लार्ज, ब्राउनियन मूवमेंट स्लो होगा। ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम एंड रिमेन सेम फॉर मंथ्स और इवन फॉर ईयर। तो ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद ब्राउनियन मूवमेंट बंद हो जाएगा, वो लगातार चलता रहेगा, लगातार पार्टिकल्स कोलाइड करते रहेंगे। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ जाएगा, कम कर दोगे तो कम हो जाएगा।
तो आपसे फैक्टर्स भी पूछ सकता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक पार्टिकल साइज और दूसरा टेम्परेचर। कर लेंगे ना? चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो देखो अभी तो आपके सिलेबस से हटा दिया है, वरना हम एक टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज ऑफ कोलॉइड, ये उससे रिलेटेड है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कोलॉइड का, एक सेकंड दे आप मुझे, चलिए सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया था। तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जैसा बता रहा था, कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके ऊपर एक चार्ज होता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। देखो अगर कोई कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज है तो उसके सारे पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कोई कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके सारे पार्टिकल्स के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो दो तरह के पास कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ऑब्वियसली अगर किसी कोलॉइड के ऊपर चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही आप उसके सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर या इलेक्ट्रोड्स लगाने पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि द एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर किसी कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज है तो उसको कंफर्म कैसे किया एक्सपेरिमेंटली, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particles move towards oppositely charged electrodes. The movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. तो electrophoresis simply क्या है, अगर आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, movement of colloidal particles towards oppositely charged electrodes ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों होता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम ये कंफर्म करते हैं कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। समझ गए? तो एक और छोटा सा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपके पास लास्ट टॉपिक है जो आपको सीखना है फॉर दिस टाइम, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। आपने दूध का फटना देखा है, जब मिल्क है ना, दूध फटता है तो क्या होता है, सॉलिड सारे नीचे बैठ जाते हैं और पानी पानी ऊपर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। किसी भी कॉलोइड को प्रेसिपिटेट करना, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड नहीं बोल सकते हैं, किसी भी कॉलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, या फिर कई बार इसे फ्लोकुलेशन में बोलते हैं। तो अगर सॉलिड नीचे बैठ जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन, और अगर वो ऊपर फ्लोट करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। जैसे जब दही से बटर घी बनाते हैं, मक्खन, तो मक्खन क्या होता है, उसके ऊपर तैरता रहता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन, और अगर वो नीचे बैठ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। तो आपके पास दो फिनोमिना होते हैं, कन्वर्जन ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू अ पीपीटी, या पूरा लिखना, पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट। तो अगर आप वहां पर बोर्ड में लिख कर आ रहे हो तो पीपीटी मत लिखना भाई, प्रेसिपिटेट, पूरा पूरा टर्म यूज करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। या फिर जैसा मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। अब ये कोगुलेशन करवाने के आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग कोलॉइड्स अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। बहुत सिंपल है, याद बात नहीं रखना, बड़ा आसान है। देखो पहला, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स लगाओगे तो जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू करेंगे। जब सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक जाएंगे तो वहां प्रेसिपिटेट बन जाएगा अपने आप ही। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हो जिसके ऊपर चार्ज है। म्यूचुअल कोगुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि भाई एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, दोनों को मिक्स कर दो। तो मैंने आपको सिखाया ना कि किसी भी कोलॉइड के ऊपर अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो सारे कोलॉइड पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो सारे कोलॉइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप समझना मेरी बात, अगर किसी कोलॉइड पे नेगेटिव चार्ज है और सारे ही कोलॉइड पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो कभी भी पास में आकर प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड डाल दो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो अगर आपने दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को या कोलॉइड्स को मिक्स किया
तो वो एक दूसरे का चार्ज खत्म कर देंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन। तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डेल्टा फॉर्मेशन याद है, जहां पर रिवर वाटर और सी वाटर मिलता है। तो रिवर वाटर में क्या होता है? क्ले होती है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड होता है। सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जैसे वो मिक्स होते हैं, सारे पॉजिटिव आयन रिवर की क्ले के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, मिट्टी क्ले सारी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर फ्लो कर जाता है। वहां से आपके पास क्या फॉर्म होता है? डेल्टा। तो याद रखना, डेल्टा फॉर्मेशन म्यूचुअल कोगुलेशन का एक एग्जांपल है। लिखा हुआ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। डेल्टा फॉर्मेशन म्यूचुअल कोगुलेशन का एक एग्जांपल है। तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड हो गया, रटना नहीं है ना, समझो चीजों को। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया। बॉइलिंग, लायोफिलिक सोल्स। कौन से सोल्स? लायोफिलिक। मैंने आपको सिखाया था, लायोफिलिक सोल्स क्या करते हैं? सॉल्वेशन कर लेते हैं। तो बॉईल करने पर क्या होता है? उनकी वो प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक हो जाती है और आपका कोलॉइड प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड, द एडसॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड due to increased collisions with the molecules of dispersion medium. This reduces the charge on the particles and ultimately leads to settling down in the form of a precipitate. तो बॉइलिंग से भी आप कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करा सकते हो। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप क्या करते हो? अगर आपको किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करवाना है, प्रेसिपिटेट करवाना है, तो आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे। जैसे मान लो आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए आप पॉजिटिव आयन ऐड करोगे। जैसे आपने Na+ ऐड कर दिया, या Mg2+ ऐड कर दिया, या Al3+ ऐड कर दिया। अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके लिए आप नेगेटिव आयन ऐड करोगे। जैसे आपने Cl- ऐड कर दिया, SO4 ऐड कर दिया, Br- ऐड कर दिया। तो आप ध्यान रखें, किसी भी कोलॉइड को कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करने के लिए आप उसके अंदर क्या ऐड करते हो? एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया उसे हम लोग कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो सुने, पढ़े ध्यान से। व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। The reason is that colloids interact with ions carrying charge opposite to that present on themselves. This causes neutralization, leading to their coagulation. The ion responsible for a neutralization of charge on the particle is called the coagulating ion. ये देखो, जिस आयन की वजह से कोगुलेशन हुआ है उसे हम कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन कोगुलेटिंग आयन होगा। अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके लिए नेगेटिव आयन किसकी तरह काम करेगा? कोगुलेटिंग आयन की तरह। तो रटना नहीं है, समझ रहे हो आप अच्छे से कि हाँ भाई, अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसको कोगुलेट करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए होगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसको कोगुलेट करने के लिए आपको नेगेटिव आयन की जरूरत होगी। आई बात समझ में? तो एक बार ध्यान से पढ़ ले इस चीज को। चलिए, तो ये हुई बात क्या होता है। अब समझें एक सिंपल सा रूल। देखो, रूल जो है उसे हम बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़ रूल। याद बात कुछ नहीं रखना, आप समझो मेरी बात को। मान लो आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है। अब इस नेगेटिव कोलॉइड को कोगुलेट करने के लिए आपको पॉजिटिव आयन चाहिए। तो मैं आपको 3 पॉजिटिव आयन दे रहा हूं, एक Na+, एक Mg2+ और एक Al3+। बताओ इनमें से कौन सबसे अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट होगा? हाँ, ये होगा ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। सिमिलरली, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड हो तो उसके लिए जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सूटेबल आयन होगा ना। इसी को बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़ रूल। क्या बोलते हैं? हार्डी-शुल्ज़ रूल। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। दैट इज, सिंपल सा मतलब क्या है इसका? दैट इज, आप इसके बाद ही लिख लेना इस पॉइंट को, मेरे पास जगह नहीं लिख रहा हूं। दैट इज कोगुलेटिंग पावर is directly proportional to magnitude of charge। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, कोगुलेटिंग पावर क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो ये आप यहां पर ऐड कर देना। ठीक है, एक चीज। अब एक और टर्म होता है कोगुलेशन वैल्यू। क्या होती है? कोगुलेशन वैल्यू। तो बाय चांस आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, समझ लो क्या होती है। भाई, आप एक कोलॉइड को कोगुलेट करना चाहते हो। कोगुलेट करने के लिए आपने उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। 1 लीटर कोलॉइड को कोगुलेट करने के लिए, 1 लीटर कोलॉइड को कोगुलेट करने के लिए आपने कितना मिलीग्राम, 1 लीटर कोलॉइड को कोगुलेट करने के लिए आपने कितना मिलीग्राम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है,
उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, तो ये आप समझना, सॉरी मिलीग्राम बोलते हैं, मिलीमोल्स। द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, 1 लीटर में आपने कितना मिलीमोल ऐड किया है एक इलेक्ट्रोलाइट का, टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो 1 लीटर कोलोइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपने कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो कोगुलेशन वैल्यू होती है, कोगुलेशन वैल्यू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग वैल्यू, सॉरी कोगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा है, कोगुलेशन वैल्यू उतनी कम है। रटने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो, बताता हूं। देखो, जो ये कोलोइड है, ठीक है, मुझे इसको कोगुलेट करना है। इधर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, उसके 5 मिलीमोल ऐड किए हैं, और एक दूसरा उसके 2 मिलीमोल ऐड किए बी के। बताओ किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है? भाई देखो, इसका 2 मिलीमोल ऐड करने पर ही कोगुलेट हो गया, और इसका 5 मिलीमोल ऐड करना पड़ा, तो इसको ज्यादा ऐड करना पड़ा ना। इसका मतलब इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, कम है, और इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखना, कोगुलेशन वैल्यू जितनी बड़ी होगी, कोगुलेटिंग पावर उतनी ही कम होगी। कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी, कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, उतनी। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोगुलेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पर कोगुलेशन होता है। जो आयन कोगुलेट करता है उसे हम कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं, और जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, उसकी कोगुलेट करने की पावर भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो ये थी कोगुलेशन वैल्यू, और ये मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, वही पॉइंट है। Lyophilic sols are more stable than lyophobic sols. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. लिखवाया था शुरुआत में, समझाया भी था कि लायोफिलिक सोल में क्या होता है, डीपी पार्टिकल को चारों तरफ से डीएम पार्टिकल सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। That is, colloidal particles are covered by a sheath of the liquid in which they are dispersed. Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. को ध्यान रखना, लायोफिलिक कोलोइड्स क्या करते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो बुद्धू बनाते हैं सॉल्वेंट को। होगा क्या, अगर आपके पास एक लायोफोबिक कोलोइड है, क्या है, लायोफोबिक कोलोइड, तो मैंने आपको सिखाया था लायोफोबिक कोलोइड में डीपी और डीएम में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मान लो डीपी पार्टिकल्स हैं, अब आप इसमें क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड ऐड कर दोगे। तो ये लायोफिलिक कोलोइड क्या करता है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। किस पर, लायोफोबिक के पार्टिकल्स पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब जो मीडियम आता है, मीडियम को लगता है अरे ये तो लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं, वो इसको चारों तरफ से सराउंड करके सॉल्वेट कर देता है और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि हाउ लायोफिलिक सोल्स प्रोटेक्ट लायोफोबिक सोल्स। तो ये वही चीज है, इसे आप चाहो तो नाम दे सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। तो समझें, लायोफिलिक कोलोइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलोइड्स। व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज एडेड टू द लायोफोबिक सोल, the lyophilic particles form a layer around lyophobic particles and thus protects the latter from electrolytes। मतलब ये जो लायोफोबिक सोल था, इसके ऊपर लायोफिलिक पार्टिकल से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेगा, और अब आप इसका कोगुलेशन नहीं करवा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर है? तो बस सरफेस केमिस्ट्री में यही चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आइए बात करते हैं। देखें, आउट ऑफ BaCl2 एंड KCl व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन। देखो, नेगेटिव चार्ज कोलोइड है, पॉजिटिव आयन चाहिए होगा, तो Ba2। तो आप क्या लिखोगे, सिंस कोलोइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो positive ion will be the coagulating ion। क्या लिखोगे, positively charged ion will be the coagulating ion। Now charge on Ba2 plus is more than K plus, so Ba2 plus will be more effective coagulating ion। खत्म। गिव रीजन है, ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू Hardy-Schulze rule, greater is the positive charge on coagulating ion, more will be its coagulating power for a negatively charged colloid।
लिख सकते हैं ना, तो ध्यान रखना। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, मैंने आपसे कहा था ना, पूछ सकता है। लायोफोबिक सोल का एग्जांपल है मेटल सल्फाइड्स, लायोफिलिक गम, जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च, ये सभी लायोफिलिक सोल्स के एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल, तो पूरी टेबल मैंने आपको बनवाई है, एज इट इज आपको टेबल बनाना आनी है। लायोफिलिक सोल, अट्रैक्शन बिटवीन डीपीडीएम, नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपीडीएम, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सिखाया था, तो वो टेबल आपको एज इट इज यहां पे बना के आनी है। डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, सब कुछ इन्हीं में से आएगा। देखें ये क्वेश्चंस अब आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे लिए इनमें कुछ भी नहीं बचा है, कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस है जो आपको यहां पर लिखनी है। देखो व्हाट डिफरेंस बिटवीन मल्टीमॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलोइड में सिंगल पार्टिकल कोलोइडल रेंज में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर एक कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं। एग्जांपल जैसे S8 सल्फर सोल, मल्टीमॉलिक्यूलर। मैक्रोमॉलिक्यूलर बना पता था, पार्टिकल्स पहले से ही बिगर रेंज में होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, है ना, ये सब, ये हुए नेचुरल। मैन मेड में आप ले जाओ, पॉलीथीन हो गया, रबर हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, ये सभी आपके मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। ये देखो, डिस्क्राइब अ कॉन्स्पियस चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज एडेड टू अ सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे आप उसे NaCl ऐड करोगे वो उसको कोगुलेट कर देगा, क्योंकि उसमें Cl- आयन जो है वो कोगुलेटिंग आयन है। A beam of light is passed through a solution of NaCl and then through a soul। तो अगर आपने लाइट बीम को NaCl के सोल्यूशन से पास किया है तो वो ट्रू सोल्यूशन है, वहां पर आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, जबकि कोलोइडल सोल्यूशन से पास करने पर आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा। तो आपको याद है वो डायग्राम देखा था टिंडल इफेक्ट में, इधर से लाइट बीम आ रही थी, यहाँ ट्रू सोल्यूशन था, यहाँ कोलोइडल। अगर आप वो डायग्राम बना पाए इसका और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस, तो ये था आपका चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री।